स्नेह का सावन। लेखक इमदाद हुसैनी, अनुवादक देवी नागरानी। ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। स्नेह का सावन। शॉन ने कुर्सी की पीठ पर लेटे एड़ियों पर घेर देकर कुर्सी को पिछली टांगों पर खड़ा किया और फिर दीवार से टिकाने के लिए कुर्सी को पीछे की ओर धक्का दिया। संतुलन कायम न रहा और झटका खाकर कुर्सी ने उसे मेज पर ला पटका। जहां वह कुछ पल तो टेबल पर बाहों को मुंह में दबाए ही पड़ा रहा। दीवार पीछे तो नहीं हट गई है, उसने सोचा। कोहनी में जलन महसूस हुई तो कराते हुए बाह की ओर देखा। कोहनी में खरोंचे आई थी और उनसे खून निकलकर वही जम गया था। उस जगह मरहम लगाया, फूंक मारी, कमीज की बाह नीचे की, फिर टेबल पर बाहों के बीच मुंह रख दिया। हेलो। शान के कानों में जल तरंग से झनकार हुई। उसने गर्दन ऊपर उठाई। सामने लॉलन खड़ी थी, बरसाती वेशभूषा में, कंधों पर गरजते बादल लिए, लबों पर लाली लिए। वह तो लालन के चेहरे पर टिकी आंखें ही उठा नहीं पा रहा था। देख तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। लालन की मुस्कान ने गालों पर पड़े कपोल भंग को और गहरा कर दिया। पहली बार नहीं, आखिरी बार। वह भी मुस्कुराया। एक रूठी हुई मुस्कान के साथ लालन को बैठने के लिए कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर कमीज की बांह से आंखें पहुंचकर भीतर लौट आया। बाहर चलते हैं। और वे बाहर निकलकर कार में आकर बैठे। कार स्टार्ट हुई और हैदराबाद के रास्तों पर दौड़ने लगी। कितनी पास हो और कितनी दूर हो, शॉन ने जैसे अपने आप से बात की। लॉलन ने अपना हाथ उसके हाथ पर धर दिया। लालन जो उसकी सब कुछ थी और जैसे कुछ भी ना थी, वह जो उसकी आदि और अंत थी, वह उससे आखिरी बार मिल रही थी। वह रोज मिला करते थे, क्लास में, कॉरिडोर में, सीनेट हॉल में, सम्मेलनों में, मुशायरों में, जश्न रूह-ए-रिहान में, जलसों में, जुलूसों में, सिंधु पर, हर जगह। उससे मिलना तो मुहाल। आज के बाद तो वो उसे कभी देख भी ना पाएगा। वो भीतर तक भीग गया था। बाहर बूंदें बरसने लगी और विंड स्क्रीन पर जमा होकर रेला बनकर बरसने लगी। फिर बड़ी बूंदें बरसने लगी। शॉन ने वाइपर चलाए, हेडलाइट जला दी और लॉलन की रोशनी में बूंदों की झिलमिलाहट देखने लगे। हमारे आंसू भी बादल रो रहा है, शॉन ने ठहाका मारा, जो खुद उसे ही सिसकियों का आभास देता रहा। लॉलन ने उसके हाथ को होठों तक लाया और उसे याद दिलाया, आज हम रोने की कोई बात नहीं करेंगे। शॉन ने ठंडी सांस ली और लालन के हाथ को हल्के से दबाते हुए कार को जामशोरी की ओर मोड़ दिया। लालन, सिर्फ शान ही इस नाम से उसे बुलाया करता। लालन ने पहले ही उसे बता दिया था कि उनका साथ सिर्फ परीक्षाओं तक ही है, फिर जोगी किसी का रिश्तेदार नहीं। परीक्षाओं के बाद वह फिर से जिलों में जा बसेगी। नाते और शिक्षा के संबंध पर उनकी कई बार बात हुई थी। जीवन साथ बिताने की बात हुई, पर नहीं, तमाम उम्र का साथ नहीं, लालन ने कहा था। इसमें शिक्षित होने की बात है भी नहीं भी। सुनकर वह दो पल चुप रही। देखो शान, मैं एक ऐसे परिवार से आई हूं जिसमें लड़कियों की पढ़ाई पर प्रतिबंध है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुरान की तालीम दी जाती है, फिर कुरान उनकी झोली में डालकर बख्शाया जाता है। शॉन ने कहा, मैं खानदान की पहली लड़की हूं। लालन ने सुना अनसुना करते हुए कहा, जो यूनिवर्सिटी तक पहुंची है, और मैं उस डगर की आखिरी लड़की बनना नहीं चाहती। उसके पीछे खानदान की और भी लड़की है जो तालीम की अलग अलग दुश्वारियों का सामना कर रही है। उन्हें भी यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। लालन ने अपने पिता को विश्वास दिलाया था कि वो उनके साथ कभी भी कोई भी विश्वासघात नहीं करेगी। और प्यार के साथ विश्वासघात, शॉन ने जैसे
सिसकियों को लफ्जों में उड़ेला था। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। लालन ने उसके कंधे पर गर्दन टिकाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे साथ बिताए 2 सालों में पूरी जिंदगी गुजार चुकी। लालन ने इस तरह के सहज सरल व्यवहार पर शॉन को अचरज होता था। कार जामशेरों के पुल पर पहुंची तो लालन ने अपने पर्स से सिक्कों की मुट्ठी भरकर कार की खिड़की का शीशा नीचे करते हुए झनझनाते सिक्के सिंधु की तरंगित लहरों की ओर फेंके। कार पुल पार करके अलमंजर की ओर मुड़ गई। वे कार से उतरकर अलमंजर पर जाकर बैठे। वहां की हवा लालन के बालों से शरारत कर रही थी। बरसाती बौछारें और सिंधु का शोर आपस में घुलमिल से गए। लालन उठकर रेलिंग के पास जा खड़ी हुई। सिंधु की तरफ उसका चेहरा था। शॉन भी उसके पास में आकर खड़ा हुआ। दोनों बारिश में भीगने लगे। लालन, जब जीवन में तुम ही न रहोगी तो फिर मेरे पास जीने का कौन सा सबब होगा? लालन की हंसी जल तरंग की तरह गूंजी। ये तुम्हारी कहानी मरुस्थल में चीख हुई का संवाद है ना? पर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। जीने के लिए सबब हो ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी तो हम पर थोपी गई है और ये हमें हर हाल में दम गुजर करनी है। पर लालन रेलिंग के पास से हटकर टेबल पर आकर बैठी। शॉन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, निचला होंठ दांतों के बीच दबाकर। वो लालन की ओर चला आया। वो चाय पी रही थी। शॉन ने भी चाय की चुस्कियां ली और फिर दोनों ने अपनी प्यालियां बदली। पर यह कि तुम्हारे पास जीने का सबब मौजूद है। कौन सा? लिखना। शान के होठों पर निर्जीव मुस्कान तड़पने लगी। दिल में आया कि वो लालन को सुना दे कि अभी कल रात ही उसके पिता ने उसके नावल जो डगर पर मरते का पहला अध्याय फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। शॉन ने अपने दाएं हाथ की ओर देखा और फिर खुले हुए हाथ को मुट्ठी में बंद कर दिया। पिता चाहता था कि शान कारोबार में उसका हाथ बटाए, पर शान कारोबारी आदमी न था और वो ये बात अपने पिता को नहीं समझा पाया था। लालन ने वॉच में देखा। क्या वक्त ठहर नहीं सकता? शान ने पूछा। लालन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वॉच ठहर सकती है पर वक्त नहीं। शॉन ने बिल का भुगतान किया और दोनों नीचे उतरकर कार में जा बैठे। कार शुरू होकर रास्तों पर भागती रही। लालन हेडलाइट की रोशनी में बूंदों की झिलमिलाहट देखने लगा। हैदराबाद पहुंचे तो बारिश बंद हो चुकी थी। बस यहीं, लालन ने कहा और शान ने कार रोक दी। लालन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसे होठों तो लाकर चूमा और आंखों पर रखा, फिर चूमा और बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोलकर उतर गई और शान उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल न हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।